27वीं आईनी तरमीम सेनेट में कसरते राय से मंजूर। हिमायत में 64 वोट पड़े। हुकूमत को पीटीआई और जेयूआई की एक सेनेटर की हिमायत। जेयूआई के अहमद खान और पीटीआई के सैफुल्ला अबड़ो ने 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। पीटीआई अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने भी एहतजाज किया और इजलास का बाइकआउट करके सेनेट से वॉकआउट कर गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्तों से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सीनियर सहाफ़ी और रेडियो पाकिस्तान में फीचर राइटर और ड्रामा निगार भी रहे। मरहूम सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है और उन्हें इल्म, शराफत और असूल पसंदी की अलामत करार दिया है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत देते हुए बगैर तहकीक नई दिल्ली बम धमाके के इल्जामात आयद करने शुरू कर दिए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले धमाके ने मोदी सरकार के सिक्योरिटी दावों की कलई खोल दी। धमाके में 10 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। तमाम भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह हकायक के बजाय अफवाहों और इल्जाम तराशी का सहारा लिया। यह धमाका एक गाड़ी में हुआ और खुद भारतीय पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि यह बम धमाका नहीं लगता। इसके बावजूद मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया ने हस्बे रवायत बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। ताहम अब तक की तहकीकात से साबित हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। वानाड कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमला भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने किया। हमला आवरों ने कॉलेज की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की मगर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से इस कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जबकि 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। उन्हें इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने आकाओं से राबते में है। हमले ने एक बार फिर अफगान तालिबान के दावे की नफी कर दी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। डे नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के तीनों मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रीलंका टीम का पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस के जेर निगरानी 2 घंटे तक फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले बस शक के दुनिया बोल है के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा होगा। पूरा मुल्क ही अब सर्दियों की तरफ जा रहा है एंड आई रियली होप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे कम से कम गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए दैट वार्म्स मी अप इन द मॉर्निंग व्हेन इट इज विंटर। हाउ हॉट इज योर कॉफी फैसल? It's equally hot as if the economic and political environment of Islamabad. जैसे सियासी मामला इस वक्त गर्मा गर्म है और आप नाश्ते की बात कर रही हैं। रेस्ट एश्योर अंडा पराठा मैं बाहर रखवाता हूँ लेकिन जो सियासी नाश्ता है उसमें बड़ी है पेशरफ। वेल, सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। ऐवान में अपोजिशन जमातों ने शदीद शोर शराबा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तरमीम के हक में 64 वोट डाले गए, मुखालफत में कोई भी वोट नहीं आया। तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस के तबादलों के नए उसूल और आर्मी चीफ के ओहदे का नाम बदलकर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस रखने की मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल, और साथ ही पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने पार्टी पॉलिसी के बरक्स हुकूमत के हक में वोट दिया है। जिसको फ्लोर क्रॉसिंग काउंट किया जाएगा या नहीं और उनका मौक़िफ़ क्या आया एक्चुअली ये वोट करने के बाद, इसके ऊपर भी डिस्कशन जरूर ही करेंगे। बिल्कुल, बात कर लेते हैं सीनियर तज़कियाकार एहतशामुल हक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर। सो कैसे सम अप करेंगे सर कल जो कुछ भी हुआ इस्लामाबाद में? और 27वीं तरमीम मंजूर तो कर ली गई है एंड बिफोर यू सम अप, 27वीं मंजूर हुई है और 28वीं की बाज़गश्त भी हो रही है। 2 बड़े अहम लोग जिनमें से करान सनाउल्लाह है, उन्होंने कहा है कि 28वीं भी हो सकती है। देखिए फैसल, बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है जो हुकूमत की जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी, जो प्लान था, वो अकॉर्डिंगली वो हुआ। और इसमें एक थोड़ा सा मसला हुआ कि जब आपने देखा इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ आज हो गई है और वो कल बीमार होकर चले गए थे, तो हुकूमत ने प्लान किया हुआ था, इनके पास एग्जैक्टली 95 का हाउस है, 65 वोट पूरे थे। तो नतीजतन ये जिस तरीके से इनकी डेथ हुई, अस्पताल चले गए, तो 64 इरफान सिद्दीकी के बाद इनके पास रह गए थे।
ये दोनों बंदे तैयार थे, सबको इतला मिल गई थी कि ये अहमद खान साहब JUI जो है ना वो अपनी लॉयल्टी चेंज करेंगे। ये अलग बात है कि डिफेक्शन क्लास के लिए उन्होंने कहा जी तो लागू होगी, पार्टी से निकाल दिया गया है। और सैफुल्लाह अबड़ू जो PTI के हैं, अब तो PTI आपने देखा फैसला, अब तो वहाँ पे सारे आज़ाद हैं, तो ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे। इन्होंने तो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे बिलावल भुट्टो के खिलाफ, फिर वापस ले लिए थे। तो इस लिहाज से 2 वोट्स का मसला था वो आसानी के साथ हल हो गया। अब असल मसला यही है जो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है गिला शिकवा आपका भी हो सकता है। अभी 3 बड़े इश्यूज पे जिसपे बहुत कहा गया था कि काम होगा वो भी आएंगे अमेंडमेंट, वो नहीं आएंगे। ये जिस तरह कहा गया था कि NFC को रिव्यू किया जाएगा फॉर्मली, और उसके साथ ही ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो है इसको कम करके सूबों का जो बहुत ज्यादा 60% के करीब शेयर चला गया था उसको कम किया जाएगा, वो नहीं हुआ। इस तरह से हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर ये जो डिवॉल्व होने के बाद सूबों के पास चले गए थे, दे वर प्लानिंग टू टेक इट बैक ताकि ये इस पे काम हो सके, वो नहीं हुआ। इसलिए कोई लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के वाले से कोई कार्रवाई करनी थी, वो नहीं हुई। नतीजातन ये कहा जा रहा है कि ये 28वीं जो आप पूछ रहे हो फैसल 28वीं तरमीम आएगी और ये तीनों इश्यूज आएंगे। इसके लिए मेरा ख्याल है अब इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पे हुकूमत को किसी तरीके से भी ये मैं अगर ये लफ्ज यूज करूँ कि वारा नहीं खाता कि ये NFC का अवार्ड इसको वो रिव्यू ना करें, विजिट ना करें। हाँ, एक बात जो तय जो कल भी बात हुई थी कि इनिशियली 1000 रुपया जो है ना वो पूल करेंगे सूबे क्लोज टू 1 ट्रिलियन रुपीज, ताकि वो डेट सर्विंग के अंदर काम आए और मोस्ट प्रोबेबली इसका ज्यादा उसके लिए दिफा के लिए आए। तो ये चीजें जो है ना ये तो हुकूमत ने करनी है। एक बात यह है कि हुकूमत ने स्टैब्लिश कर लिया अपनी 2/3 मेजोरिटी को, कोलिशन पार्टनर्स इंटैक्ट हैं, हुकूमत की यही कामयाबी है। पीपल्स पार्टी पे मिलन जाहिर है, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इनको पता है कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो PTI का मुकाबला करना पड़ेगा। फिर बाकी छोटी पार्टियां आपने देखा BNP, ANP और M2M मुस्लिम लीग, काफ, इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। तो एज वी स्पीक अभी तक तो दे हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, कोई इनको बड़ा इशू पेश नहीं आया। अब देखना ये कि इसके बाद आगे क्या होगा। अभी देखें असेंबली का इजलास कल बुला लिया उन्होंने, अब 2 दिन के बाद असेंबली में पेश हो जाएगी और लगता है कि 14 नवंबर से पहले ये कौमी असेंबली से भी ये 27 मंजूर कर ली जाएगी। कल क्या एहतशाम साहब इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाए नहीं कहा जाए, खैर बहरहाल सेनेटर सैफुल्लाह का तो ये आया है कि मैंने फील्ड मार्शल के लिए वोट किया है, और साथ ही साथ JUI के सेनेटर अहमद खान ने भी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट किया। देखिए सादिया, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, सपोर्ट करने के बाद अपना सैफुल्लाह अबड़ो ने रिजाइन भी कर दिया। अच्छा, JUI का जो मामला है उन्होंने तो कह दिया है, वफूर हैदी साहब, मौलाना वफूर हैदी जो नंबर 2 है उनके, मौलाना फर रहमान के जी हमने उनको निकाल दिया, तो हम ताजीबी कार्रवाई करेंगे तो वो डिफेक्शन क्लास लागू हो सकती है। लेकिन इसमें सादिया बड़े स्टैंड बट्स है, मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ कितनी देर लगती है। हमारे मुल्क में तो रवायात है कि 2018 के इलेक्शन की जो इलेक्शन पिटीशन है उनका अभी फैसला नहीं हुआ, फिर उसके बाद आगे आ जाए 2023 का नहीं, बहुत सारे पिटीशन का फैसला हो, तो ज़ाहिर है सिस्टम हमारा स्लो है, खराबियाँ सिस्टम की जब तक ओवरऑल ठीक नहीं होती तो मामला ठीक नहीं हो गया। हाँ, अलबत्ता जो प्लसेस हैं वो भी फैसल बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आप देखें एक स्टेज पे अगर ये मार्का ना हुआ था हिंदुस्तान के साथ तो ये बड़ा मुश्किल था फील्ड मार्शल के लिए उनको तायाद रखना और बाकी सर्विसेज चीज को अपना क्या कहते हैं इन्हें 5 स्टार का ओहदा दे देना, तो ये नहीं होना था जो अल्टीमेटली हो जाएगा उनके लिए भी। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से तो वो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है ना, अक्सर कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम, ये पॉलिटिकल मिलिट्री एक अलायंस है जो बड़ा सक्सेसफुली कामयाब हो रहा है, सारी दुनिया में कामयाब हो रहा है। तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है कि हुकूमत ने अपने अहदाफ हासिल किए। ज्यादा अफसोस होता है PTI का जिस तरीके से उन्होंने मुजाहरा किया, कापियां पढ़ी और शॉर्ट ऑफ गाली गलोच उन्होंने सब कुछ किया, बाद में आके भी बड़ी बातें की, उनका हक क्या करें। पार्लियामेंट की तो खूबसूरती यही है कि आप अपना नुक्ता नजर अच्छे तरीके से ढंग तरीके से पेश करें, जो नहीं उन्होंने पेश किया। अब उनका मसला ये, सारे लोग कहते हैं कि भी लेजिस्लेशन में आप हिस्सा लें, और नए फैसल अफरीदी साहब आ गए हैं, वो देखें वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने तो इतना बड़ा अजीब इल्जाम लगाया वो खुद ही फंस गए। वही मस्जिदों में भी जाके लोग छुप रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं, वहाँ पे असला निकलता है जो आपने मस्जिद रखी है, तो उन्होंने छापा मारा, वहाँ पुलिस पर अपना गए कुत्ते शुत्ते भी लेके, तो वो तो बुनियादी मकसद यही था कि उनको ढूंढना। उन्होंने कहा जी मस्जिदों की बेहरमती कर दी। अब जबकि सब उनको कंडेम कर रहे हैं इस बात के कि किस तरह के आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप जब से आए आपने ढंग का कोई काम नहीं किया, कोई बड़ा फैसला नहीं किया, काबीना का इजलास प्रॉपर नहीं बुलाया आपने, आपके बड़े सीरियस नोयत के वहाँ पे
मसाइल हैं, आपकी हुकूमत नहीं चल रही, करप्शन की वहाँ पे इंतहा चुकी है, आपकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात, काबीना के अंदर इख्तिलाफात है, आप उनको चीज ठीक करें। ऑन टॉप ऑफ इट भाई आपको जब मरकज बुलाता है, चारों चीफ मिनिस्टर आते हैं, आप आए मरकज के साथ बैठे, सिनर्जी बने, मतलब वो तो जानबूझ के एक लड़ाई की तरफ चल पड़े, तो नतीजतन उनको भी नुकसान हो रहा है। और उस लिहाज से दहशतगर्दी की जंग जो जिस तरह कहा जाता है लड़ने में लोग भी शामिल हो, वो दिक्कत पेश आ रही। लेकिन एक चीज एहतशाम साहब, आपको लगता है कि पीटीआई या मे बी जेयूआई फेस को चैलेंज करेगी, जाएगी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेगी? देखिए सादिया, अब तो चैलेंज होने वाली बात ही खत्म होगी। देखिए ना, बात अगर आती है पार्लियामेंट की, आप और मैं, हम कौन होते हैं जब आप बात करते हैं जमहूरियत की, जब आप बात करते हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, एक वहां से एक चीज पास होके आती है तो उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने 26वीं आईनी तरमीम भी उन्होंने चैलेंज की है, वहां से भी जो खबरें हैं वो भी उसकी फेट नजर नहीं आ रही। जो मेरी नजर में सादिया सबसे अच्छी बात हुई है ना, ये 27वीं आईनी तरमीम, इसमें कहा गया था कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जिस पे सबने दस्तखत किए, इमरान खान ने, जेयूआई ने, सब ने। मुझे याद है जब 2006 में ये हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो एक डेढ़ हफ्ते के बाद वहाँ पे एक मिलेनियम होटल लंदन में फैसल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे पाकिस्तानी गए थे और उन्होंने सबने जाके इन्होंने साइन किए थे, बशमूल इमरान खान ने, जेयूआई के लीडर ने और बाकी लोगों ने। तो ये तो बननी चाहिए। उसकी वजह है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख केसेज है, 60,000 केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जब आ जाते हैं तो आम आदमी का मसला खराब हो जाता है। लेकिन अब बेशुमार लोगों की लिटिगेशन है, जो जमीनों के जायदादों के मसले हैं, कत्लो गारत है, कब्जा है, पता नहीं क्या क्या है। एहतशाम साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें अब सर, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है और मैंने अगला सवाल लिख के ही रखा हुआ था जो आपने अपनी गुफ्तगू में भी कह दिया, लेकिन मैं आपके तजुर्बे के आगे जसारत कर रहा हूँ वो सवाल उसको रिफ्रेश करूँ। जैसे आपने बात की वफाकी आईनी अदालत का क़याम और जजेस के तबादले तैनाती के हवाले से इसमें बात हुई है, तो क्या ये हेल्पफुल होगा, वाकई ये हेल्पफुल होगा जो केसेस का बैकलॉग है हमारे यहाँ अदालतों में उसको हल करने के लिए? बिकॉज केसेस का बैकलॉग तो नीचे तक है ना, आपकी जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ तक है। तो बहुत से नाक़दीन ये कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स को नहीं छेड़ा आपने इस मामले में, बट सिर्फ ऊपर ऊपर जो है आपने रद्दोबदल की है। सो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है फैसल आपका कि निचली सतह पे जो अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट है, फिर जजेस हैं, फिर सेशन कोर्ट आती है, वहाँ पे इतना काम नहीं हुआ। लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स पे बहुत केसेस है, ठीक है ना, चारों हाई कोर्ट्स पे बहुत केसेस है, 70% से ज्यादा वहाँ केसेस चल रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो ये एक बड़ा मसला हल होगा, क्योंकि देखिए ना, 2 वक्फों के बाद आमतौर पे आप देख लें, मर्डर का केस है, सेशन के बाद उसने हाई कोर्ट में आना है, तो वहाँ बहुत ज्यादा तातुल होता था। अब कम से कम ये तो होगा ना कि भी ठीक है उनका अच्छा, फिर हुकूमत ने एक लॉ बना दिया है कि जो केस जहाँ पे आएगा बारी के ऊपर सुना जाएगा। अब देखिए, जब बारी पे सुनने वाली बात है तो एक आदमी उठता है, कहते थी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी हो गई है, मेरे लीडर के साथ ये हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट के लोगों के अहम लिटिगेशन के केसेस हैं, कॉर्पोरेट केसेस लगे हुए हैं, उनको उठा के फेंक देते हैं और लोग इंतजार कर होते हैं महीने। अब तो माजरत के साथ लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी रिश्वत चलती है, अपना केस लगवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं कि पहली बारी पे केस लग जाए। तो नतीजतन आम आदमी जिसकी हम बात करते हैं, सुबह शाम रोते हैं, उसका कुछ नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट के मामले में मुझे अफसोस है, ये होना चाहिए था। देखें, ये 18वीं तरमीम का एक लाजमी जुज था फैसल कि ये आपका निचली सतह तक इन्होंने इख्तियारात में जाना था। ये पॉलिटिकल लोग नहीं चाहते, लेकिन नतीजतन लोकल गवर्नमेंट सारी दुनिया में आप देख रहे हैं हुकूमतें चलती है निचली सतह की मुकामी हुकूमतों से। ये हमारे पॉलिटिकल लोगों का, MNAs, MPs का प्रोफाउंड वेस्टर्न इंटरेस्ट है, क्योंकि पैसा है इसमें, वो पैसा उनके पास जाता है, वो कहते हैं नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये कर लें तो मेरा ख्याल है 50-60% हमारे काम जो है लोगों के अपने डोर स्टेप पे हल हो सकते हैं। तो वो अब वादा तो किया है इन्होंने, 28वीं आएगी, उस पर सॉर्ट आउट करेंगे, अल्लाह करे ये कर लें। लेकिन बुनियादी तौर पे जो आप सवाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसका बड़ा फायदा होगा। ये जो जजों के तबादलों के हवाले से है ना, कि नहीं किसी को जाने देना, भाई क्यों नहीं जाने देना, एक बंदा अगर डिलीवर नहीं कर रहा है या उसकी जगह किसी और को लाना चाहती तो लाए, यही जजेस है ना। आपने तो मैंने नहीं लगवाया ना, वो जुडिशरी आए ना, कुछ परसेंटेज है जो गवर्नमेंट लगाती है, जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो नॉमिनेट करती है अपने अपने वकला को, लाइक माइंडेड, तो वो आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब आईनी अदालतें बन जाएंगी तो आईनी मामलात ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास डे टू डे बुनियादी पे कामों को हल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो ऑन दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
ओके, इसी से सादिया इस्लामाबाद से जुड़ी खबर है और अफसोसनाक जो गुफ्तगू में भी हमने जिक्र किया सेनेटर इरफान सिद्दीकी का, और बड़े दिल गिरफ्ता खबर ये है कि इरफान सिद्दीकी जो है उदार फ़ानी से कूच कर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं। वो 2 हफ्तों से अलील थे, इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वो ज़ेर इलाज भी थे। और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है और उन्हें इल्म, शराफत और असूल पसंदी की अलामत करार दिया है। करीबी साथी रहे हैं ना सिर्फ नवाज शरीफ के बल्कि शहबाज शरीफ के, नून लीग के जो अहम बड़े फैसले थे, ख़ास तौर पर पिछली हुकूमत में जो कि एक बड़ा चैलेंज था आफ्टर PTI's गवर्नमेंट के किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, उसमें हमें वो पेश नज़र आए। और बीइंग एन एंकर एक ज़ाती तजुर्बा इरफान साहब के साथ रहा, प्रोग्राम्स में उनको शामिल किया जब, बहुत ही शाइस्ता शख्सियत, बहुत ही रवानी के साथ जो है वो अपनी बड़ी बात को भी छोटा करके दरिया को कूजे में समो के और कर जाते थे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, बहुत बड़ा लॉस है, न सिर्फ ये कि एक नून लीग के लिए बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके लिए, पॉलिटिकल कैनवस के लिए इरफान सिद्दीकी साहब दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए हैं। हम उनकी फैमिली के गम में इस वक्त बराबर के शरीक हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू, जो अगला इशू है हमारा जनाब, वो है हमारे पड़ोस से, और भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया है। बगैर तहकीक नई दिल्ली बम धमाके के इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। किस पे? पाकिस्तान पर। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाला धमाका, जिसमें मोदी सरकार के सिक्योरिटी दावों की कलई खुल गई। धमाके में 10 अफराद हलाक हुए हैं, मुतादिद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह हकायक को जानने के बजाय अफवाहों पर जोर दिया है, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया है। अच्छा, ये धमाका एक गाड़ी में हुआ, खुद भारतीय पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि ये बम धमाका नहीं लगता। बहुत सारे एनालिस्ट बैठ के ये कह रहे हैं कि ये CNG ब्लास्ट लगता है। इसके बावजूद मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया ने हस्बे रवायत बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर उंगली उठाना शुरू कर दी। अच्छा, जो आई विटनेस हैं वाजे किया उनकी जानिब से कि गाड़ी जो है वो मारुति थी और नंबर प्लेट हरियाणा की थी, मगर भारतीय मीडिया भी इससे हुंडई कभी किसी मुसलमान के नाम से जोड़कर पेश कर रहा है। और ख़ास तौर पर एक इंतशार की सी सूरत हाल हमें नज़र आती है, अपने दाखिली इंतशार नाकाम, सिक्योरिटी जो है उस पर पाकिस्तान पर तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो डालने की कोशिश और वहाँ पर्दा डाल दिया जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है उन्होंने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है और एक बार फिर भारत के अंदरूनी हादसे को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे मोदी सरकार के सियासी अज़ाइम साफ झलकते हैं। मीनवाइल सादिया, मैं आपको ये बताऊं कि 10 घंटे पहले ये धमाका हुआ है और मोदी साहब जो हैं वो इतने बड़े सानहे को छोड़ के वो भूटान चले गए। उन्होंने सुबह सुबह ये ट्वीट भी किया है। एंड मीनवाइल जो वहाँ के कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा समझ में नहीं आ रहा मैं कि ये CNG ब्लास्ट लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद जाए वक़्वा को सील नहीं किया गया और लोग वहाँ घूमते फिरते रहे। कॉन्ट्रडिक्शन ये है फैसल कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सानहा था, किसी भी जानी नुकसान को हम में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि ये सानहा है और ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, लेकिन ऑल द अदर हैंड आप दूसरे मुल्क रवाना हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपके बयान के अंदर भी और आपके रिएक्शन के अंदर भी। जो राइट विंगर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए और CNG ब्लास्ट लगता है, लेकिन उसको बताया जा रहा है। तो लगे हमेशा की तरह भारत जिस तरह अपनी डगर पर चलता है, हक़ाइक़ को मस्ख़ करके पेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायर से माजरत के साथ क्या कहते हैं, मुल्क में तनाव है क्या? पता करो, बिहार में चुनाव है क्या? एक ब्रेक ले और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास अच्छा है मौका, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ODI रैंकिंग में है इस वक्त 5वें नंबर पे। श्रीलंका है 4थे नंबर पे और पाकिस्तान ऑलरेडी एक सीरीज जीता है अभी रिसेंटली। हाँ, लेकिन वो साउथ अफ्रीका, अच्छा मेरे सरप्राइज के लिए साउथ अफ्रीका इज बिलो पाकिस्तान
इन ओडीआई रैंकिंग। चले ठीक है, लेकिन बात यह है कुल मिला के कि वनडे सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू हो रही है। पाकिस्तान में मुकाबला श्रीलंका, 3 मैचों पर मुश्तमिल ये सीरीज है। इसका पहला वनडे पिंडी स्टेडियम में आज दिन 2:30 बजे खेला जाएगा। बिल्कुल, और श्रीलंका टीम ने गुज़िश्ता रोज भी प्रैक्टिस किया, पाकिस्तानी टीम ने भी प्रैक्टिस किया। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सीरीज, और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर साहब, क्रिकेटर एनालिस्ट, और उनसे जानेंगे कि भाई क्या मैं बहुत सारी उम्मीदें लगाऊं या ना लगाऊं इस सीरीज से। तो हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जैसे तैसे यहाँ बहुत अच्छे से साउथ अफ्रीका की सीरीज तो हम जीत गए हैं। अब फैसल ये कह रहे हैं कि भाई हमारी रैंकिंग बड़ी अच्छी हो गई है। अब बताएं, आ रही है श्रीलंका सीरीज। बिल्कुल, सीरीज तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग उनकी अच्छी है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात होगी वो ये कि पिच कैसी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हमने स्पिन पिचेस बना के, लो बाउंस की पिच बना के जीत ली सीरीज। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, हसरंगा है, तिशांका है, असलांका है, तो 3-4 अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट फास्ट पिचेस बनाएगी, और आज हो सकता है 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान, चौथा अशरफ तो है ही मिडिल में, तो 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान शायद मैदान में उतरेगी। और अगर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कामयाब हुई तो फिर पाकिस्तान के लिए सीरीज जो है जीतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि हम पेसर्स के साथ या पेसर्स पर डिपेंड करते हुए जाएंगे। आप सो फार हमारी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही है हमारे पेसर्स की, कल हमारे साथ याया भी थे और वो भी यही कह रहे थे कि जी शाहीन शाह अफरीदी वाज नॉट ऑन दिस टॉप। सो आर वी रियली सेटिस्फाइड विद आवर पेसर्स? शाहीन शाह अफरीदी तो एक अच्छे बॉलर हैं, वो कभी भी किसी वक्त भी खतरनाक साबित हो जाते हैं। लेकिन नसीम शाह जो है ऑफ कलर रहे हैं। अगर दयानतदारी से देखा जाए तो एक ही मैच खिलाया है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने वसीम को, मोहम्मद वसीम जूनियर को, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। एक वनडे खेला लेकिन बॉलिंग उनकी हमें दूसरों बॉलर से ज्यादा बेहतर नजर आई। लेकिन फिर अगले मैच में फिर हारिस रऊफ को टीम में शामिल कर लिया, उनको ड्रॉप कर दिया बगैर किसी वजह, कोई रीजन नहीं था। सही तो अगर वसीम को खिलाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वसीम के पास एनर्जी भी है, वो काफी दिनों से आराम कर रहे हैं, तो उनके पास मैं यही आपसे हैदर भाई, यही अगर मैं आपसे सवाल करूं, उस बेचारे को एक आपने दूसरा ओडीआई खिलाया मोहम्मद वसीम को, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया, वो ही अच्छी बॉल कर रहा था, बाकी तो सारे पिट रहे थे। उसके बाद उसको आपने हटा दिया। फिर तीसरे ओडीआई में देखा फिर अबरार आ गए, और अबरार ने, जाहिर सी बात है, फिर वो पिच ऐसा था कि अबरार ने सफा चट कर दिया पूरे साउथ अफ्रीकन टीम को। लेकिन ये जो इनकंसिस्टेंसी है हमारी पेसर्स को लेके, कभी नसीम अंदर चले जाते हैं, कभी फिर बाहर चले जाते हैं, और वसीम जूनियर, मतलब कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं फिर अगर 2 से 3 बॉलर्स का नाम लूं, ओडीआई सीरीज है, पाकिस्तान की होम कंडीशन है, अभी ऐसे में आकिफ जावेद क्यों नहीं है, ऐसे में मीर हमजा क्यों नहीं है? आपको शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्मर चाहिए। आकिफ ने कितना अच्छा न्यूजीलैंड में जाके परफॉर्म किया था, जो बनाना स्विंग होता है उसका। एग्जैक्टली, तो ये हमारे पेसर्स के साथ इनकंसिस्टेंसी क्यों है? देखिए, ऐसा लगता है कि टीम के ऊपर सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है, सिलेक्टर्स के ऊपर। सोशल मीडिया में जिनका नाम ज्यादा आने लगता है उनको टीम में ले लेते हैं, फिर वो नाकाम होते हैं, फिर निकालते हैं, फिर लेते हैं। पाकिस्तान टीम सिलेक्शन कमेटी बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है बड़े नामों पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बड़े नाम नहीं बल्कि बड़ी परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए। जो बॉलर अच्छे, आपने आकिफ जावेद की बात की, आकिफ जावेद जो है बड़ा अच्छा बॉलर था, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, और अब तो उसका थोड़ा सा लेवल नीचे आ गया है। जाहिर है जब आप उसको खिलाते ही नहीं है तो फिर बॉलर मायूस हो जाता है। बॉलर के हर खिलाड़ी मायूस हो जाता है कि मेरी जगह ही नहीं है, मैं क्या करूं मेहनत करके। मीर हमजा है, मीर हमजा के पास नेचुरल स्विंग है क्योंकि एक्शन उनका ऐसा है और क्रीज का इस्तेमाल अच्छा करते हैं वो तो। लेकिन पाकिस्तान टीम सेलेक्टर्स ने एक अपना माइंड बना लिया है कि ये बॉलर वनडे का है, ये टेस्ट का है, ये T20 का है। जब आप ऐसा माइंड बना लेते हैं फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती है किसी अच्छे दूसरे बॉलर को लाने की। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से पेसर्स की वजह चली है। हमने जितने मैचेस जीते हैं उसमें से 75% मैचेस पेसर्स की वजह से जीते आज तक। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी उसने चूंकि वो पंखों वाली पिचेस बनाना शुरू कर दी हैं, तो अब सब जो है वो देखने लगे जी छोटा सा फार्मूला है, गेंद उठे नहीं नीचे बैठ ही रहे,
और स्पिनर जो है विकेट ले लेगा। तो ये फार्मूला आप पाकिस्तान में तो चला लेंगे, दुनिया में और कहीं नहीं चल पाएगा, और अब ये पुराना हो गया। और अब ऐसा हैदर नहीं। भाई मुझे ये बताएं कि हम ये जो पेस की तरफ जा रहे हैं कि लेट्स से अगर आपका ये एनालिसिस है कि जी हम वो पेस पिचेस होंगी एंड एवरीथिंग, क्या हमारे बैटर्स श्रीलंका का वो पेस अटैक रेडी है उसके लिए? वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा नहीं? बिकॉज वी हैव सीन देम स्ट्रगलिंग। देखिए श्रीलंका के पास इतने अच्छे पेसर्स नहीं है, सही। चमीरा है उनके मैन पेसर, लेकिन वो भी इतने खास नहीं है। इस वक्त श्रीलंका भी स्पिनर्स पे ज्यादा भरोसा करती है, और तो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज यही है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है, अब हमारे बैट्समैन भी अगर नहीं खेल पाए फिर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। मसला यही है कि जहां हमारे बॉलर्स अच्छी कोई एज मिलता है तो बैट्समैन नाकाम हो जाते हैं, जहां बैट्समैनों को मिलता है तो बॉलर्स नाकाम हो जाते हैं। तो एक हमारा एक टूटी फ्रूटी बना हुआ है हमारी परफॉर्मेंस। अच्छा चले, ये आपने अच्छा नाम लिया। सर मैं अब ज़रा वो नए टैलेंट पे बात कर लूँ जो कि टीम के साथ हम कैरी कर रहे हैं और मुसलसल कैरी कर रहे हैं। उसमें फैसल अकरम हो गए, हम स्क्वाड में हैं, बहुत एक्साइटिंग स्पिनर हैं। इसके साथ अब हसीबुल्ला को दोबारा हमने डाल दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ भी हम वही करेंगे जो इससे पहले हम सुफियान मुकीम वगैरह के साथ कर चुके हैं, टीम के साथ लेके चलते रहे, इनको मौका नहीं दें। बिल्कुल होना वही है। मैं आपको बता दूं, टीम सेलेक्टर्स जो हैं, कोच माइक हसन जो है, उनका एतमाद नहीं है इन सारे नए प्लेयर्स के ऊपर। वो फिर हुसैन तलब को ले आते हैं। अब हुसैन तलब जो है वो कभी आते हैं कभी जाते हैं। फिर हसन नवाज को निकाल दिया। हसन नवाज को निकालने के बाद ये कहा कि वो खेल नहीं पा रहे। भाई अगर खेल नहीं पा रहे तो फिर आपको मुसलसल खिला क्यों रहे थे उन्हें? फिर उसके बाद अब हसीबुल्ला को दोबारा डाला है। क्यों निकाला था ये किसी को नहीं पता। तो सिलेक्टर्स जो है उनके पास 20 नहीं है। आप उनसे जब सवाल करें मीटिंग में, जब कॉन्फ्रेंस करते हैं किसको क्यों निकाला और क्यों डाला, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम रोटेशन पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। ये रोटेशन पॉलिसी एक ऐसा वर्ड इनको मिल गया है जिसकी वजह से सारे सवालों के जवाब इसमें आ जाते हैं। हैदर भाई हुसैन तलक की इंक्लूजन को किस तरह से देख रहे हैं? मैंने तो कम से कम जितना मौका उनको एशिया कप में दिया, मैं एक्सपेक्ट उनसे कर रही थी कि यार शायद कुछ विद द बैट कुछ ऐड कर सकेंगे और वो प्रेशर जो हमारा मिडिल ऑर्डर में आ जाता है हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर से रिलीव कर पाएंगे, इनिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। नन ऑफ दिस हैपेंड। नहीं, ऐसा हुसैन तलत देखें टैलेंटेड हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपको इनिंग बनानी पड़ती है। वो जो एक फैक्टर होता है इनिंग बनाने वाला, वो हुसैन तलत के पास नहीं है। जैसे कि पहले होता था हमारे खिलाड़ियों के पास। अभी भी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनिंग बनाते हैं। रिजवान है, इनिंग अपनी पूरी बनाते हैं, बाबर बनाते हैं। हुसैन तलत में वो टैलेंट नहीं है इनिंग बनाने वाला। दूसरी बात ये है कि आप जब थोड़ी थोड़ी चीजें अपने साथ लेकर आते हैं कि मैं बॉलर भी हूँ, मैं बैट्समैन भी हूँ, तो फिर आप ऑलराउंडर अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन आप में परफेक्शन नहीं होती है। देखिए अब दुनिया दोबारा परफेक्शन पे जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो है वो 1 या 2 ऑलराउंडर्स खिलाती है बस। हमारे यहाँ 5 ऑलराउंडर, मतलब माइक हैसन चाहते हैं कि मेरे पास ओपनर के बाद सारे ऑलराउंडर, बल्कि ओपनर को भी उन्होंने ऑलराउंडर बना दिया है। साइम अय्यूब को वो ज्यादा बॉलिंग के बारे में सोचते रहते हैं। ये तो आपका जो ये मेंटल अप्रोच ये वाली जो होती है, ये जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। एग्रेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एग्रेशन आप जो है जीत कभी भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। चले सर, थैंक यू सो मच हैदर भाई। लेट्स सी कि आज पहले वनडे में जो है वो पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सिर्फ जो है वो साउथ अफ्रीका की जो साइड है उसको लेके आ रहा है। हसन नवाज को सिर्फ ड्रॉप किया गया है और उनको कहा गया, एक अच्छी बात है कि उनको ये ड्रॉप करके कहा गया आप जाएं और अपना डोमेस्टिक खेलें, कायद आज़म ट्रॉफी खेलें। लेट्स सी। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये सबके लिए होना चाहिए कि आप सबको कहें आप परफॉर्म नहीं करें और जाए डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस लेकर आए एब्सोल्युटली। अच्छा जनाब, अब जरा कुछ मौसम की बात हो जाए। एक तरफ तो ट्रांजिशनल फेज है, सर्दी आ रही है, मुल्क के बालाई इलाकों में तो आ चुकी है, अब मैदानी इलाकों में भी सर्द, लेकिन जो फिजाई सूरत हाल है वो संगीन हद तक बिगड़ चुकी है। ख़ास तौर पे जो लाहौर है वहाँ फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुका है और शहर की फ़िज़ा पर स्मॉग का राज भी है। अब हालिया दिनों में सिचुएशन ऐसी रही है कि सांस लेना दुश्वार हुआ है। मुल्क भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 164 रिकॉर्ड हुआ है और आलमी मेयार से तकरीबन 14 गुना ये ज़्यादा है। वेल विद दैट हम ज़रा बालाई इलाकों से ही आगाज़ करते हैं और सैयद अनवर शाह हमारे नुमाइंदा स्वात हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पहले मौसम वहाँ का सूरत हाल जानते हैं। बताइए अनवर,
स्वात में तो अब काफ़ी सर्दी आ गई होगी। जी बिल्कुल, स्वात में हालिया बारिशों के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। स्वात के बालाई इलाके मदियन, बहरैन, कालाम, ऊशू, मटिलतान और मलम जब्बा में सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई है। वहाँ पे पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी भी हुई थी, जिसको देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इन तफरीही मकामात का रुख कर रही है, जिसकी वजह से इन तफरीही मकामात की रौनकें जो है वो एक दफ़ा फिर बहाल हो गई है। ताहम मिंगोरा शहर और मैदानी इलाकों में दिन को मौसम मुतदिल रहता है, ताहम सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ जाती है। अब मकामी लोग जो है वो बाज़ारों का रुख भी कर रहे हैं और गर्म मलबूसात की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्वात में आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। चलें साथ ही साथ ओकाड़ा की सूरत हाल भी जान लेते हैं कि वहाँ पर वेदर क्या है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राव नदीम मौजूद हैं। राव, आगाह कीजिएगा, क्या वहाँ पर स्मॉग की सूरत हाल है, और अगर है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सर्दी की शिद्दत में भी क्या इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, उकाड़ा और इसके मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि सुबह और शाम के टाइम में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि दिन के टाइम सूरज के बायस जो है वो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी हो जाती है। सूरत ये है कि उकाड़ा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें हबिल्लका है, बसीरपुर है, मंडी अहमदाबाद है और बंगला वगैरह, इनके जो मैदानी इलाके हैं इनमें यहाँ पर धुंध की जो शिद्दत है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है, जबकि आबादी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर धुंध की शिद्दत जो है वो कम नजर आ रही है। इस मौके पर जो है वो मूजी मराज फैलने का भी खदशा नजर आ रहा है, जबकि बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ शहरियों ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी है। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि गर्म खुराक का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये खुश्क सर्दी है, इससे बचाव के लिए शहरी को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें ताकि इस के जो इफेक्ट्स हैं इससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया नदीम। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल, ऐसे में अपर एरियाज में तो हम देख रहे हैं कि सर्दी शिद्दत से बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम पंजाब की सराउंडिंग्स में हम देख रहे हैं कि स्मॉग भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कितना मुश्किल हो सकता है, इसे बात करते हैं। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये सर्दियां जो हैं अब हर किस्म की, पहले तो हम सर्दियों के लिए बात करते थे कि वायरल और ये सारे मामलात रहते हैं, लेकिन स्मॉग इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम, और ख़ास तौर पर जब हम पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज विंटर्स, या इस विंटर के स्पैन से? देखिए, जो स्मॉग का ये जो सीज़न होता है हमारे यहाँ, 4th सीज़न ही अब ये बन गया है, तो हर साल एक ही तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ रहती है। लेकिन इस साल मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल विल साइड पे पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी होती नज़र आई हैं। ख़ासतौर पर जो मैसिव अवेयरनेस कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें नज़र आती है, जो एक टास्क फोर्स बना दी गई है स्मॉग को फाइट करने के लिए, बाकायदा गाड़ियों को मॉनिटर करने के लिए जो एक फोर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखा ये क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पहली दफ़ा किसी पॉजिटिव मकसद के लिए मुझे नज़र आया कि किसी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है कि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने और कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी लेके मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। इससे होता ये है कि जिन लोगों की फॉलोइंग ज़्यादा होती है, जिन कंटेंट क्रिएटर्स की या किसी एक्टर की, उनके मुंह से जब ये मैसेज आता है तो उनके जो फैंस होते हैं वो तवज्जो से सुनते हैं और फिर वो अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश। तो ओवरऑल बिहेवियर चेंज पेन है पंजाब गवर्नमेंट की। आई वुड से कि दैट्स वेरी कमेंडेबल, जो लास्ट टाइम या किसी और गवर्नमेंट में देखने को उस तरह से नहीं मिली हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ करने के लिए रह नहीं गया है, बल्कि बहुत कुछ करने का बाकी है। ख़ास तौर पर जो मैसिव प्लांटेशन जो इंडिजिनस होनी चाहिए लाहौर और पूरे पंजाब में, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये स्मॉग का एक इशू है। साथ ये भी मेंशन कर दूं कि ये एक ही सीज़न में गवर्नमेंट अगर स्टेप लेगी तो उनसे भी नहीं हो पाएगा। और मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया भी है कि वो फौरन से नहीं होगा। वो भी एडमिट करते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो हमारे व्हीकल्स और बाइक्स की वजह से आ रहा है, उनसे निकलने वाले गैसेस की वजह से आ रही है। तो हमने उसके लिए जो इकदाम उठाए हैं, क्या वो इनफ है? देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरा ही आपका है, उसमें सिर्फ बाइक्स भी हैं, रिक्शास भी हैं, उसमें पर्सनल लोगों की बसेस भी हैं, और जो प्राइवेट और भी गाड़ियां जो चलती हैं रोड्स के ऊपर, वो भी हैं सारी। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला होना बाकी है, क्योंकि आप देखिए कि पंजाब की हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो बहुत बड़ा है। इट्सेल्फ लाहौर भी बहुत बड़ा है, और
अभी भी उतने ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, उनको वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तभी गाड़ियों की चेक एंड बैलेंस करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है कि किस तरह से जो है वो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, ये रूल है बाकायदा हमारे यहाँ। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, लोगों को फाइन्स इम्पोज उन पर करने पड़ेंगे, तभी बिहेवियर चेंज आपका आएगा। क्योंकि आप बाहर के ममालिक में देखें कि ईयरली बेसिस पे हमें गाड़ियों के मरियम, बाहर के ममालिक की आपने बात की है, और बाहर के ममालिक ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पड़ोस में अपना चाइना ही है। चीन में भी सिचुएशन बहुत बुरी थी, लेकिन चीन ने इसको ओवरकम किया टू द फैक्ट के कल आई वाज जस्ट रीडिंग वन आर्टिकल, चीन हैज ऑफर्ड इन इंडिया कि आइए हम आपकी स्मॉग का मामला हल करते हैं। मरियम, चीन ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने इतने बड़े वसीरीज जो रकबा है उसके स्मॉग पे काबू पा लिया? हम नहीं कर पा रहे वो। जी बिल्कुल, चाइना का जो सबसे ज़्यादा कमेंडेबल स्टेप है वो तो एक है कि जो उन्हें कंजेशन चार्जेस ट्रैफिक के ऊपर आयद किए। उसमें होता ही है कि पर्टिकुलर आवर्स में आपकी जो है वो गाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है कि मिसाल के तौर पर 4 बजे अगर आपके ऑफिस बंद हो रहे हैं, या 5 बजे हो रहे हैं, या 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो रही है, तो 2, 3, 4, 5 बजे सर्टन नंबर ऑफ गाड़ियाँ रोड के ऊपर हो सकती हैं। उससे एडिशनल गाड़ियाँ अगर आप लेके निकलते हैं तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज होता है। एक तो ये ट्रैफिक कंजेशन चार्जेस चाइना ने करने शुरू किए, इसके ऊपर इंजन के ऊपर काम किया, फ्यूल क्वालिटी के ऊपर काम किया, रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर काम किया, टेरेसेस के ऊपर जो ग्रीन कवर है उसको इम्प्रूव किया। ये इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। सोलर की तरफ जो है वो चाइना काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। तो बहुत सारे, यानी कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने एक तरह के शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक उन्होंने किए इक़दाम। तो जो है वो बीजिंग या इस जैसे जो इलाके जो बहुत वर्स्ट एयर क्वालिटी होती थी और उनके बेहतर होने शुरू हुए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है अभी हम ये देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर चेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम है, जो कि इम्पॉर्टेंट है वो भी। क्योंकि बिहेवियर चेंज आएगा इंडिविजुअल, तो हमें चाहे गवर्नमेंट्स आती हैं या जाती हैं, कोई स्मॉग का सेल होता है या नहीं होता है, एटलीस्ट अगर बिहेवियर चेंज हमारा आ जाए तो हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करनी पड़ेंगी, जो कि अभी फोकस मुझे अभी भी इस साल यही नज़र आता है कि किसानों के ऊपर और ब्रिक किल्स के ऊपर ज़्यादा है, सनतों के ऊपर उस तरह से नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी उस तरह से हमें नज़र नहीं आता। ऑल्दो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मॉनिटर करें और फाइन्स करें, और काफ़ी हद तक बहुत सारी गाड़ियों को फाइन्स किए भी हैं। ओल्ड सिटी लाहौर है ख़ास तौर पर मरियम, एंड ऑन द अदर साइड जब हम इंटीरियर पंजाब की भी बात करते हैं तो वहाँ पर डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, या वो गाड़ियाँ जो धुएँ का जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, इनके ऊपर अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। हम चाइना की एग्जांपल ले रहे हैं, मैं साउथ कोरिया की एग्जांपल भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ। इन दोनों ममालिक ने सबसे पहले ऐसी गाड़ियों का बंदिश की है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली वो हमसे आगे है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम उतना फोकस नहीं कर रहे अभी। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल हमारी क्लीन एयर जो पॉलिसी है उसमें है कि 2030 तक जो 30% गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लानी है। वो आपका जो 1% अमीर तबका है पाकिस्तान में वो तो ला सकता है, लेकिन आप एक रिक्शे वाले या एक बाइक वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी महंगाई में कि वो अफोर्ड करेंगे। हाँ, जो क्लाइमेट मिटिगेशन की मद में जो पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंस मिलना है, जो ब्राज़ील में इस पर निगोसिएशंस आज से स्टार्ट हो गई हुई हैं COP30 की, उसमें ये भी एम्फसाइज किया जाएगा कि किस तरह से जो है वो हमें फंड्स दिए जाएं ताकि हम क्लाइमेट मिटिगेशन पे काम कर सकें, क्लाइमेट अडेप्टेशन के साथ साथ। और क्लाइमेट मिटिगेशन में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, जिसमें आपको मेट्रो और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स के अंडर ये पहले भी बसेस लाएगी, और मजीद अगर लाई जाए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो सूरत हाल बेहतर होगी। साथ ही साथ ये जो 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक इंजन की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को डेफिनेटली उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो ख़ास तौर पर हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसको इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का EPA ने और मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने प्लान बनाया, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है। और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उनको भी इन्वॉल्व किया है। अभी देखना ये है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया जाएगा, बट स्ट्रैटेजी इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट के इक़दाम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे
शो ऑफ, सॉरी टू से, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, जो रियल स्टेप्स हैं वो काफी ज्यादा अभी लेने की जरूरत है, अवेयरनेस से हट के लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द मोरल ऑफ द स्टोरी। अपनी व्हीकल्स को कंट्रोल करें और फसल जलाना बंद करें। इसी के साथ लेते हैं हम एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आई रियली होप कि आपका सुबह का आगाज बड़ा ही अच्छा होगा। और मेरे बराबर में ये जो आप फैसल को क्या करता हुआ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। व्हाई आर यू डूइंग दिस? मैं क्योंकि अमेरिका जाना चाहता हूँ। अमेरिका जाने के लिए इस सब की क्या जरूरत है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भाग के जा रहा हूँ, मैं भाग के जा रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, देखिए वीजे में जहाँ बहुत सारी शराइत हैं, वहाँ पे अब ये शर्त भी आ गई है। अमेरिका में दाखिले के दरवाजे अब सिर्फ कागजात से नहीं बल्कि जिस्मानी वजन और शुगर लेवल से भी नापे जाएंगे। इट्स इजी फॉर मी टू गो। शुगर लेवल से भी नापे जाएंगे, मैं फिर से बता दूं। और यह है कि अमेरिकी मीडिया की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाबितीस, मोटापे या दिल के अमराज में मुब्तला गैर मुल्कियों के लिए अमेरिकी वीज़ा हासिल करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, और सोर्सेज ये कह रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने एक नई हिदायत में ये कहा है कि वीज़ा जो है वो और भी मुश्किल हो जाएगा। अफसरान अब दरख्वास्त गुजार की सेहत, उम्र, मुमकिन तिब्बी अखराजात को बुनियाद बनाकर उन्हें अमेरिका में दाखिले के लिए नाअहल करार दे सकते। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया, किसी भी शख्स को वीज़ा देने से पहले उसकी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखी जा रही थी कि कहीं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वोकल तो नहीं है। तो वो भी एक मामला है। और अब आ गई आपकी। लेकिन सादी, ये तो एक अच्छी बात है ना। देखें, अगर लाइट हार्टेडली इसको बात करें तो अगर आपको ज़्याबतीज़ है, वज़न बढ़ा हुआ है, तो फिर अमरीकी सफारत खाने में आपके जो कागजात से ये सारी चेकिंग होगी और ज़्यादा आपकी सेहत जो है वो ज़ेर बहस आएगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि भाई कौन चाहता है कि वो अपने, अगर कोई मुल्क में कोई बंदा आ रहा है फॉर इवन स्टडी या इमिग्रेशन पर्पस, तो वो ऐसा बर्डन ना लेके आए ना कि उनकी स्टेट पे बर्डन पड़े। यू नो व्हाट आई मीन। एक्चुअली अब इसका लेना देना ज्यादातर इस बात से है कि वो जो उनका हेल्थ के वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पर मौजूद लोगों में भी उस पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अभी हमने शायद कुछ दिन पहले ही ये विटनेस किया है अमेरिका में जो शटडाउन था। सो बेसिकली वो सारा का सारा उनके हेल्थ सिस्टम पर जो बर्डन है उसकी वजह से। तो दूसरे मुल्कों से जो लोग जाते हैं अपने साथ मजीद हेल्थ डिसेबिलिटीज़ या इस तरह की चीज़ें लेकर जाते हैं, तो वो उनके मुल्क के ऊपर मजीद बर्डन होगा, इसलिए इन लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है। बहुत से ममालिक में तो पाबंदी है, बहुत से ममालिक में तो आप जा ही नहीं सकते अब, ठीक है ना। जहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए आप जाना चाहते हैं या आपके साथ अपने घर वालों को, वालिदैन को लेना चाहते हैं, उनको कोई टर्मिनल बीमारी है, तो वो तो फिर आप भूल जाएं बॉस। तो खैर आप इलाज की कर्ज से वहाँ जा रहे हैं, जी वो डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आप शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो शहरियत हासिल करने से पहले अपने जिम की मेंबरशिप हासिल करें, वजन घटाएं और शुगर लेवल कंट्रोल में लाएं, उसके बाद अमेरिका जाने की सोचें। खैर, अच्छा, जब बात हो ही रही है जब वजन घटाने की, तो अब उसमें अद्वियात का बड़ा अहम इस्तेमाल होता है। ऑल्दो वी डोंट रेकमेंड के जी आप दवाओं के जरिए करें, हाँ सेल्फ मेडिकेशन भी हम करें, लेकिन अब क्या करें, अद्वियात की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है और अवाम के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। सिर्फ गुज़िश्ता साल फरवरी की अगर बात करें, वहाँ से आम इस्तेमाल की 100 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में औसतन 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और ये इजाफा जो है उस वक्त शुरू हुआ था जब निगरां हुकूमत ने अपनी डी रेगुलेशन पॉलिसी के तहत कीमतों पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी थी। और ये इकदाम अवाम में गुस्से का बाइस भी बन गया। उसके बाद हमने देखा एहतजाज भी किए गए। सरकारी हुकाम ने जो अदविया साज सनद से वजाहत तलब करने का फैसला भी किया था, लेकिन कीमतों में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया गया उसका मेरे ख्याल में कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ये बताया गया कि जी जो डी रेगुलेशन के बाद बाज़ अद्वियात की कीमतें जो हैं वो 100% तक बढ़ गई हैं, जबकि दीगर में 50% तक का इजाफा हो गया है। कमेटी ने फैसला किया है ये कि अगले माह ऐसे इदारों से वजाहत तलब की जाएगी और डी रेगुलेशन से कबल कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के मुताबिक सालाना 7% तक कीमत बढ़ाने की इजाजत दी थी, जिसके तहत 2 साल में ज्यादा से ज्यादा 14% मुमकिन था इजाफा, मगर डी रेगुलेशन के बाद ये इजाफा 32% के करीब पहुंच गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है PPMA, उन्होंने आदाद शुमार को किया मुस्तरद और उनका यह कहना है कि भाई हकीकी इजाफा इतना नहीं है, 12 से 15% के दरमियान पर नई मसनूआत में इजाफे से मुतासिर हुए। तो इस सब पे जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है खालिद मिसबाह रहमान साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
एक तरफ ये क्लेम के 30 से 32% इजाफा, दूसरी तरफ उस क्लेम का रिबटल के नहीं जी 15%, 12 से 15% इजाफा हुआ है। हकीकी इजाफा कितना हुआ है दवा अद्वियात की कीमतों में सर? जी सलाम जी। जी देखिए, इसमें दो चीज़ें पहले हमें समझनी चाहिए कि डीरेगुलेशन जो हुई थी वो उन अद्वियात में हुई थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल ड्रग लिस्ट के बाहर मौजूद हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल इदारा है, वो हर साल एक लिस्ट इशू करता है जिसको वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं, या आम जुबान में हम उनको कह सकते हैं जान बचाने वाली अद्वियात जो हर वक्त हर मौके पे मैसर होना ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान भी उसी लिस्ट को फॉलो करता है, और पाकिस्तान में उस लिस्ट का जो हुजूम है, पाकिस्तान में 450 से ज़्यादा अद्वियात जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, वो उस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम अपने हमसाया ममालिक देखें, इंडिया, बांग्लादेश, तो इंडिया में 350 के करीब, और बांग्लादेश, श्रीलंका में तो ये 150 से भी कम अद्वियात उस लिस्ट में शामिल हैं। यानी उन ममालिक में 150 से 300 के दरमियान अद्वियात में या मॉलिक्यूल्स में प्राइस कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान में उसके मुकाबले में 450 से ज़्यादा अद्वियात प्राइस कंट्रोल की ज़ुमरे में आती हैं। नाउ ये फरवरी 2024 में हुआ, केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हुआ, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एक वजह थी। देखिए, उससे पहले आपने सही कहा कि प्राइसिंग पॉलिसी के तहत जो है 7% तक इजाफा दिया जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिया ही नहीं जाता था। कई सालों में 2018 में ये प्राइसिंग पॉलिसी आई, और बीच में 3 से 4 साल ऐसे रहे जब ये इजाफा दिया ही नहीं गया। जब इजाफा नहीं दिया गया तो मार्केट में अद्वियात शॉर्ट होना शुरू हो गई। खुदा न ख्वास्ता जब मार्केट में अद्वियात, जेन्युइन अद्वियात, यानी जो मैन्युफैक्चरर जेन्युइन अद्वियात खुद बना रहा है, असली दवाई बनी आती, तो मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जी पूरी दुनिया के मुताबिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फिर जाली अद्वियात, स्मगल्ड अद्वियात और इस तरह की चीज़ें और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने फिर रियलाइज़ किया कि हमारे खत्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में असेंशियल ड्रग्स आर द ड्रग्स जिनको कंट्रोल किया जाता है, और नॉन असेंशियल ड्रग्स को एक मार्केट बेस डायनामिक्स पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इजाफा हुआ। और इजाफे में जी हमने जो मुस्तरद किया है उसकी वजह ये है कि हम कह रहे हैं कि ये 1.5 साल में इतना इजाफा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 साल में 30% कीमत बढ़ गई है। ये फरवरी 2024 से लेकर नवंबर में अब आज खड़े हैं, और सबसे बड़ी वजह इस इजाफे की ये है, एक जो आपको पहले जिक्र किया कि पिछली पॉलिसीज़ पे अमल दरामद नहीं होता रहा, नंबर 2 उस दौरान, उस 4 से 5 साल के अरसे के दौरान 2019 से लेकर 2024 तक डॉलर की कदर जो है रुपए के मुकाबले में, रुपया 120 रुपए से 280 खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या सजेशन है या एडवाइस क्या है, कितना इजाफा हर साल हो जाना चाहिए ताकि ये एक अलहदा बर्डन ना ऐड हो? जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो किसी वजह से लोग वहां तक पहुंचे थे। उन्होंने साल तजर्बे किए दुनिया ने। इंडिया ने फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी जो अडॉप्ट की कि जी जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं जो WHO की लिस्ट से बाहर हैं, और उन्होंने अपनी लिस्ट को बहुत छोटा भी किया, WHO से छोटी लिस्ट अपनाई एसेंशियल ड्रग्स की, उसमें 2012 में उन्होंने प्राइस कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और बाकियों पे ख़त्म कर दिया। अच्छा। तो 12-13 साल में क्या हुआ कि मार्केट में इतना कंपटीशन आ गया कि जो नॉन रेगुलेटेड दवाइयाँ थी, जिस तरह के नॉन एसेंशियल ड्रग जिनमें प्राइस कंट्रोल नहीं है, उनमें भी कंपटीशन की वजह से खुद ब खुद कीमतों में एक तसलसल बरकरार हो गया। और ना सिर्फ ये फायदा हुआ कि कंपटीशन आया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट और आई। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं पाकिस्तान की तनासुब में एक एग्जांपल में गाड़ियों की सनत का दे सकता हूं कि गाड़ियों की सनत में जब तक कम लोग बनाने वाले थे गाड़ियां, तो गाड़ियों की कीमतों में, गाड़ियों की क्वालिटी में, गाड़ियों की वैरायटी में जो अवेलेबिलिटी थी उसके मुकाबले में अब जो सूरत हाल है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो ये एक मार्केट का प्रूवन डायनेमिक है दुनिया का। इसमें एक सब्र व तहम्मुल से गवर्नमेंट को भी थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, अवाम के हवाले से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जी सबसे जरूरी चीज ये है कि देखें, अवाम के लिए अब दवाई जेन्युइन अवेलेबल है। अवाम के लिए दवाई में खुदा ना ख्वास्ता उसमें ब्लैकमेलिंग नहीं है। कीमत में जो कीमत गवर्नमेंट ने या इंडस्ट्री ने खुद तयन किया है वही दी जा रही है। नंबर 3, किसी किस्म की स्मगल्ड या गैर क्वालिटी वाली अद्वियात मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक बर्डन जरूर पड़ा है अवाम पे, लेकिन ये वन टाइम है। एक एडजस्टमेंट डॉलर की वजह से वन टाइम होनी थी, बिकॉज कई सालों से इस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। इंशाल्लाह आगे चलते हुए ये तसलसल बरकरार नजर आएगा। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ मैं इनको मिथ कह लूँ या आवाम की तरफ से कुछ बातें कह लूँ। एक तो आप कह रहे हैं डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से भी कीमतों में ऊपर नीचे मामला हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये भी एक फैक्टर है कि जैसे बहुत सारी अद्वियात का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि हमें उसको भी बाहर से करना पड़ता है तो वो भी कीमतों पे असर डालता है। और अगर रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, इट्स बिन ईयर्स के हम ये सुन रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं है अवेलेबल? दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये, जो हमारी दवाओं की क्वालिटी है, अब माजरत के साथ मैं इसमें पड़ोसी मुल्क का नाम ले रहा हूँ, और एक दवा है वो मुझे भी पता है, आपको पता है, हम उसको तो खैर खुराक की तरह खाते हैं, सर दर्द हो कि कहीं भी दर्द हो, यहाँ की खा लें और वो बराबर पड़ोस मुल्क की खा लें,
फ़र्क मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर पता है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो मैं चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों पे आप कुछ वजाहत दीजिए। देखिए, जो पहली आपने बात की जी कि डॉलर की वजह से रॉ मटेरियल क्योंकि हमारा इंपोर्टेड है, बाहर से आता है खाम माल, उसका एक इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन हम ये बात भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि खाम माल की जो सनत है ना जी, उसमें वॉल्यूम्स दरकार हैं। अगर वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो खाम माल की सनत कोई नहीं लगाएगा। पाकिस्तान में खाम माल के बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं। एक ज़माने में यहाँ पर अगर 3 से 4 मॉलिक्यूल्स केमिकल्स बनते तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है वो 15 से 20 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसकी एक वजह यही है कि जब तक एक स्टेबल लोकल मार्केट नहीं होगी, देखिए उनका कंज्यूमर कौन है, खाम माल बनाने वाले इदारों से कौन खरीदारी करेगा? आम आवाम तो नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो दवाई नहीं बना रहे, वो दवाई का खाम माल बना रहे हैं। दवाई बनाने वाले कारखाने ही उनसे अद्वियात खरीदेंगे। अगर दवाई बनाने वाली फैक्ट्रीज आर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग इशूज़, बिकॉज प्रॉफिट नहीं है, जिस तरह मल्टीनेशनल्स यहाँ से जा रही हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो खुदा न ख्वास्ता खाम माल के इदारे तो बिल्कुल ही नहीं लगेंगे क्योंकि उनका ख़रीदारी मौजूद नहीं होगा। दूसरी चीज़ उसमें देखने वाली ये है कि क्या खाम माल आप पाकिस्तान में हर किस्म का दुनिया से बेहतर कीमत पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। चाइना में फॉर एग्जांपल, और हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसका आपने जिक्र किया, उनकी सनत का साइज़ हमारे से बहुत बड़ा है क्योंकि उनकी आबादी हमारे से 6-6, 7-7 गुना है। नंबर 2, वहाँ से उनकी एक्सपोर्ट भी रॉ मटेरियल बहुत होता है, वो पूरी दुनिया को रॉ मटेरियल को फीड करते हैं। तो उनका जो स्केल है, उनकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है खाम माल बनाने की, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे से कई साल आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाम माल ना बनाएं, वो बन रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने 2021 में एक पॉलिसी दी थी, API पॉलिसी, जिसको SIFC, कॉमर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ, सारों से अभी भी बहुत सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ आ रही है। बट ये टाइम लेगी चीज़, ये टाइम टेकिंग है। बिल्कुल ठीक है हासिब, क्योंकि एक वक्त की कमी है। हम आपको दोबारा जहमत जरूर देंगे, लेकिन जितने पॉइंट्स आपने बताए चीज़ें ज़रूर वाज़ेह हुई हैं। वेल, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सवाल ये है, वेयर इज पेच? जवाब ये है, हियर इज पेच। ओके, इससे पहले कि वी गो टू पेच, सफ़र के शौकीन, दुनिया घूमने के ख्वाब बहुत से लोगों के होते हैं। इन ख्वाबों को एक तो जिनकी हकीकत में बदल जाए वो लोग शाज़ो नादिर मिलते हैं, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बनाएं कि उन्हें दुनिया देखनी है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दुनिया को अपनी आंखों से देखने का आज़म किया है, और वो 136 ममालिक का सफ़र कर चुकी। 136 इस पाकिस्तान। एक्चुअली यस, उनकी जो ओरिजिन है वो जनूबी अफ्रीका की है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में ही पली बड़ी हैं, और फिर वहाँ से उन्होंने ट्रैवल लॉगिंग का आगाज़ भी किया। उनका मिशन 193 कंट्रीज़ विजिट करने का है, लेकिन अभी वो 136 तक पहुँच चुकी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हियर, हम उनसे जाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ख़ास बात यह है कि उनका पाकिस्तान का ये तीसरा विज़िट है। तो पाकिस्तान में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये विज़िट तीसरा है उनका पाकिस्तान में, एंड दिस टाइम ये फर्स्ट टाइम है। मैंने उनसे अभी पूछा कि वो कराची में पहली बार आई हैं, तो वी वुड नो कि भाई कराची में उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो, हाउ आर यू पेच? Good morning. A very warm welcome to you on the show. Thank you for having me. If you know anything in Urdu, have you yet? I just understood a little bit what I knew. Maaf kare, don't ask why. Well, I was thinking. Shukriya. Shukriya, yeah, that's right. Shukriya for that. This maaf kare was, yeah, I can understand that. Very I off can the grid understand for me. that. Okay, so Pech, third time in Pakistan. Yes. And I was just going through your Instagram feed, and the best thing that I like is the best thing I have gone through in my life, and that is Raqqa Poshi. Raqqa Poshi, yeah. Raqqa Poshi. How beautiful was it, and how beautiful Pakistan's northern landscape is? It's incredible. I've traveled to a lot of countries, and it's honestly one of the most beautiful things I've seen. The north is just the mountains there. You don't find it anywhere else. You guys should be proud to have that. Yeah. And yes, I was watching a video. You got blisters in your feet as well. Yes, was it? I get it every time. What was it like? How did you get that? I think because I don't wear shoes. That's Yeah. my problem. Oh. Because even Ferry Meadows, same deal. Half a day of hiking and I get blisters. So I have one hike in me each time. Okay. So Pech कह रही हैं कि भाई हमारे पास जो नॉर्दर्न हमारा लैंडस्केप है, जो शुमाली इलाका जात में जितनी खूबसूरती है, उसके लिए हमें प्राउड महसूस होना चाहिए, फख्र महसूस होना चाहिए। वो है भी पाकिस्तान में और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान में ही इस तरह का लैंडस्केप मिलता है। With that, I would like to ask another question. Pech, yes, there is beauty. How welcoming are the people, and how safe is Pakistan, especially for women travelers? I find it very safe. There was a stigma that I believed in before coming here,
And now I'm here by myself and I feel safe. Like, I don't feel threatened, I don't feel harassed. My drivers don't even speak to me if that wants to, like the in-drivers. They don't talk to me, and I think it's a sign of respect. Because it's either respect to their wife or respect to me as someone who may potentially... Maybe they don't want to make you feel at the same time. No, I think it's like they won't necessarily interact with me unless they have that like initial welcome. Yeah, and it's the same even when I was traveling with men. They'll interact with the men, but they won't necessarily interact with me until they get that. And how welcoming were the people of the North? Incredibly. Like, everyone is always just so kind. They want photos with you. They want to know where you're from, why you're here, how long have you been here, where have you gone. And they're always just so proud to share like food, tea, culture, tips. अच्छा, पैच ये कह रही हैं, अभी हमने उनसे सवाल किया कि बात की जाती है पाकिस्तान के माहौल के बारे में, तो वो ये कह रही हैं कि मुझे बहुत सेफ लगा, ख़ास तौर पर जिन टैक्सी ड्राइवर्स के साथ मैंने ट्रैवल भी किया वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, मुझे तंग नहीं करते थे। अपर एरियाज़ में जब मैं गई तो मेरे साथ जो भी गाइड होता है वो उसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बजाय इसके कि वो मुझसे सवालात करें या मुझे परेशान करें। और ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उनकी अपनी फैमिली के लिए भी मुझे महसूस होती है और मेरे लिए भी, जो कि इन्हें बहुत पसंद आया। कराची इज़ योर फर्स्ट विजिट, आई बिलीव. Like actually you're staying here and all that. How is Karachi treating you? Karachi is amazing. I have so many contacts, either friends that I already had, even from Facebook, from Instagram. So it was go, go, go. The only thing is Karachi won because I got food poisoning. You did try food in Karachi? Yeah, I've tried nihari, halim, dosa, pani puri with nihari in it. And it's very spicy, so how did the spicy is okay. Basically, we have tried all the foods together, which will take you to the may food have poison. given you food poison. I don't know who's to blame, but well, your taste buds actually, but you will get addicted to it eventually. Okay, coming to interacting with people, what? I mean, maybe you can understand a bit of Urdu and speak. Yes, we know that maaf kare is like please, beg pardon, and shukriya is thank you. Yeah. Other than that, anything else? No? I find because I know a tiny little bit of Arabic, so I've always been like understand. No, I don't know it. Like I can say, like I know more Arabic than I know Urdu. Okay. But I mean, like for example, in Arabic it's shukran, and then it's shukriya, and then there's that little flow over. So I've spent a bit of time in that. Basically, it's the travel communication language that we all go through. Like if you go to Sri Lanka, we say a lot of words. We don't say a lot of words. It's just like similarities. Aminake, welcome, some things like that. Basically, so just it's about communicating. Getting the similar words from different languages, like shukran in Arabic and in Urdu it's shukriya, and there might be some other words in other languages that is easy to grab for you probably. Yeah, that's how it happens. So I always get the gist of what people are speaking about. The street language, basically. So, before I teach you any one sentence in Urdu, can you tell me which of the place you've loved the most in Pakistan? Of all the places you've visited in Pakistan. Let me guess. I'm sorry. Let us guess. Let us guess. And then you'll say yes or no. All right. Yeah. So, what I guess that you like the place most is Fairy Meadows. No, it was... No! You mentioned it already. Okay, no Fairy Meadows. Sadia, your guess now. Have you been to Swat? Not yet, no. Not yet. Have you been to Punjab? Lahore now? No, that's yet. in a week. In the northern. Okay, so just one last guess and then I'll leave it to you. It should be Skardu. No, Rakaposhi. Rakaposhi. Because it's so hard to get there. Yeah. And it's so rewarding. It's not that hard. Achha, it's easier than a lot of base camps. Can we ask you to say it after me? Mujhe Rakaposhi बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा. मुझे Rakaposhi बहुत अच्छा लगा. मुझे Rakaposhi अच्छा लगा. That means that you love Rakaposhi. I do. Okay, your birthday is around the corner, isn't it? Where would you like to celebrate it? In Pakistan? It crossed my mind, but the last time I had a birthday in South Africa was when I was 10, so don't guess my age.
So a long time ago, more than 20 years. Yeah, it's just the birthday. Okay. Yeah. So, what are your plans for Pakistan? Which area you want to discover now? Well, I'm coming back in roughly a week to go to Solfest in Lahore. And then I'm back here for a food festival because that's what Karachi is, food. And in January, I've already found a friend, a victim, to come with me to Balochistan. Okay. And then, yeah, I still want to get to Peshawar, KPK, and the north again and again. Maybe spring with those spring colors. Yeah, like I've that's seen a good weather as well, I believe. Yeah. Any one message that you want to send out to all the people who are travelers and haven't visited Pakistan yet? I think it's very underrated. I just went to India for 24 hours and I saw so many foreigners there. And I was like, why is everyone coming here? Don't they know how good Pakistan is? Like, it's actually, like, it's like a better version of India. Sorry. Whoa. Hey, wait. For travelers. Can you please repeat that again? It's music to my ears. So Pakistan is for travelers, Pakistan is the better version of India. See, do see. Never felt so proud. Never felt never felt so proud. But we are humble people, and I would really want a number of people who love Pakistan, want to come here. They come here for Pakistan only. That's the whole message, I believe. Yeah. Tell me, what is going to be your next destination? Possibly Sri Lanka. It's the last South Asian country I'm missing. Absolute paradise. Yeah. Absolute paradise. And you have any set route yet? Where you want to go? What you want to visit? I just know the train is going to be one, and then obviously the beaches maybe take like 4 days to just have a little rest time and enjoy the sun and ocean. Yeah. All right. It's been a little while. There's one phrase, Pech, that we say a lot, and that means long live Pakistan. I would really want, if it is okay for you, would you say that in Urdu? It's Pakistan Zindabad, yeah. ज़रूरत ही नहीं है. Thank you so much, Peshmare. It was a pleasure hosting you. Best of luck with Sri Lanka. Go to Trincomalee and Mirisa. It's beautiful, heavenly. But when you come back, go to Gwadar area. You'll find it more beautiful. Thank you so much. Thank you for having me on the show. जनाब पेशमरे हमारे साथ थी, जो कि साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर है. उनका मैसेज यही है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आए और एंजॉय करें. इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे. See you after this. कहेंगे आपको खुशामदीद. और कल एक और ऐसी खबर आई जिससे बड़ा अफसोस हुआ, और वो ये थी कि मारूफ माहिर तालीम और उर्दू ज़बान की मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई. डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी इल्म, तहकीक, खिदमत, इंसानियत के लिए वक्त कर दी. और एक अहम बात ये रही कि उन्होंने जो यंगर जनरेशन में अपनी स्पेस इन 5-8 सालों में बनाई, वो भी एक मेरे ख्याल में उसको भी एक्नॉलेज करना बनता है. फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी, और इससे कबल वो लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और पंजाब की निगरान सूबाई वज़ीर भी रह चुकी. आरफा साहिबा का एक बहुत ही मशहूर जुमला था, जो कि यंग जनरेशन ने इसको बड़ा एंजॉय किया. वो किताबों की किसी महफिल में बैठ के वो किताबों की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, और उन्होंने ये कहा कि आजकल हमारे यहाँ किताबें जो हैं वो पता नहीं लोग ख़रीदते नहीं हैं. हाँ, लेकिन एक अदद बर्गर और उसके साथ राहत जहाँ के लिए मुफ्त पीने के लिए भी आता है. तो उन्होंने किताबों की अहमियत को इससे जो मवाजना दिया था. यकीनन ऐसे अशख़ास का इस मुआशरे से चला जाना, हम सिर्फ गुफ्तगू में नहीं कह रहे, ये दिल से बात हम तस्लीम कर रहे हैं. ऐसे अशख़ास का हमारे माशरे से चला जाना एक ऐसे खला को जन्म देता है जिससे वाक़तन पुर नहीं किया जा सकता. बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो कि इंस्पायर करते हैं पूरे माशरे को, सिर्फ एक माशरे के एक तबके को नहीं, पूरे माशरे को इंस्पायर करते हैं. और ऐसे लोगों का चला जाना ना सिर्फ इल्मी तबके के लिए, फ़िक्री तबके के लिए जो है वह क़ैद और रजाल साबित होता है, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत ही बड़ा खला है. उम्मीद यही करनी चाहिए कि ऐसे शख्सियात जो हैं वो एक तो उनका साया हमारे सरों पर रहे, और हम उनसे जितना सीख सकें वो ज़्यादा बेहतर है. आगे बढ़ते हैं और कुछ ज़रा हो जाए अब सबसे अहम और दरीना मसले की, जो कि है कराची की सड़कें. और जो कल ट्रैक बंद हुआ था
वो ट्रैक बंद होने के बाद काफ़ी सिचुएशन जो है शाम में हमने देखा कि बहुत ख़राब होना शुरू हुई। और ये हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे फैसल, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव रास्ता दिया गया था वो पहले ही टूटा फूटा है और हमें पता था कि जब वहाँ पर आप सारा ट्रैफिक मूव करेंगे तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो बेसिकली कराची की एक साइड मैं कहूँ कि कल बिल्कुल बंद हो गई थी, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल एक साइड बंद हो गई थी और ये 2 महीने तक इसी तरह चलता रहेगा। लोग जो है आदी हो ही जाएंगे चल चल के इन मुतबादिल रास्तों पे, और जहाँ जहाँ सड़कें जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हैं, गाड़ियाँ चल चल के वो सड़कें लेवल हो ही जाएंगी। बस गाड़ियों की जो सस्पेंशन है वो लेवल में नहीं रहेगी। कराची के बारे में एक चीज़ जो फैसल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है और वो है कराची की इनकंसिस्टेंसी विद द रोड्स। और मेरे ख्याल में एक और चीज़ बहुत कंसिस्टेंट हो गई है वक्त के साथ साथ, वो ये है कराची वालों का जो मोराल है, और वो ये है कि भाई ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी कराची की सड़कों से, बिकॉज शायद इनको तब्दील होते वो अपनी ज़िंदगी में ना ही देख पाए। एक जनरेशन कभी अंदाज़ा लगाए ना कि कराची के एक आम शहरी का सड़कों के ख़ास तौर पर शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक कितना वक्त ज़ाया होता है, तो उसका पूरा दूसरा जन्म हो जाए। इतने घंटे उसके बर्बाद और ज़ाया होते होंगे। हमें घर से बाहर दुनिया में लोग घर से निकलने से पहले क्या सोचते हैं, मैं यहाँ जाऊँगा, इस ड्राइववे पे जाऊँगा, यहाँ से मैं जूस लूँगा, वहाँ से बर्गर लूँगा, वहाँ से मैं एक झील किनारे बैठूँगा और उसको एंजॉय करके दोबारा घर वापस हो जाऊँगा। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे कहीं पहुँचना है रात 8 बजे तो पहले मैं 4 बजे उठूँगा, 4:15 बजे अल्लाह से दुआ करूँगा या अल्लाह मुझे रश ना मिले, और उसके बाद 4:30 बजे मैं घर से निकल जाऊँगा ताकि मैं वक्त पे पहुँच पाऊँ। ये सिचुएशन है, स्पिरिचुअल कर दिया है इस माहौल ने कराची की आवाम को खास तौर पर रूहानी कर दिया है, क्योंकि हर वक्त उन्हें खुदा से करीब रहना होता है कि किसी तरह से ये मसाइल हमारे हल हो जाएं। तो कराची वालों का है शिकवा अपनी हुकूमत से, और मुसलसल वो एक ही शिकवा कर रहे हैं कि कब हमारे मसाइल का हल होगा। वेल इस शिकवे याद आया, अच्छा वाला शिकवा भी हाँ, कि कुछ शिकवे ऐसे होते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं और बार बार सुनना चाहते हैं। या आप ये हस्बैंड वाइफ की बातें क्यों ला रही हैं बीच में? नहीं, ये वो वाला शिकवा नहीं है, ये वो वाला शिकवा है जो कानों को सुन के अच्छा लगता है। हस्बैंड के पास मार्जिन क्या है, अच्छा ही लगता है। गाना है, ये मौसीकी है, ये वो वाला शिकवा है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। वेल हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं, विंटर्स हो, कॉफी हो, अच्छी मौसीकी हो, तो मुझे लगता है आपकी सुबह का आगाज अच्छा हो जाता है। क्या बात है सादिया। और म्यूजिक की जब बात कर रहे हैं, मौसीकी की बात कर रहे हैं, तो जिक्र हम कर लेते हैं पाकिस्तान के बाकमाल गुलकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। और यू नो व्हाट, वजी फारूकी, इनका नया गाना शिकवा अब रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम चलते हैं वजी भाई के पास जो आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ लाए। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? नया गाना सर आपका आया है, धूम मचा रहा है। प्लीज़ इससे पहले कि आप इस पे कुछ बात करें, क्यों ना हम आपकी आवाज़ भी सुन लें और आपकी गिटार हो जाए, हो जाए। हाँ, सुबह सुबह बड़ा ही है म्यूजिशियन के लिए। तुझसे बिछड़ के जी सकूं या नहीं, तू है जरूरी या नहीं है, जब सोचता हूँ साथ ना हो तेरे, दिल ये मानता क्यों नहीं है, दर्द ये कब से सह रहा हूँ मैं, तुझसे छुपा के रखा जिसे, झूठ ये कैसा जी रहा हूँ मैं, हम तुमसे क्यों खो गए, मैं तुझ पे रुकूं चलूं मिटूं, कहो क्या करूं, शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तोड़ दूं, तेनू की दसीए रहना तेरे नाल भी ना होवे, जिंद तेरे दूर भी ना होवे, तेनू की दसीए एब्सोल्युटली वंडरफुल वजी, आपके सॉन्ग को सुनकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।